अहान के सीने से लगी जन्नत उससे अलग हुई और आंसू पोंछ मुस्कुराते हुए वैसे तो यहाँ हर वो रिश्ता मिल रहा था मुझे जिसकी कमी मुझे बहुत खलती थी, लेकिन अब एक भाई की कमी भी पूरी हो गई। उसकी बात सुन अहान ने हंसते हुए एक बार फिर उसे गले लगा लिया। मनीष जी आज बहुत खुश थे, अगर वो दीपक लेकर भी जन्नत के लिए ऐसा घर परिवार ढूंढते तब भी उन्हें नहीं मिलता जितना अच्छा परिवार उसे बैठे बिठाए मिला था। ममता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ स्टेज से नीचे उतर आए, चेहरे पर दिलकश स्माइल लिए। अर्श ने जन्नत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर निधान के पास आया। अरे आज आप दोनों के लिए पूरी महफिल सजी हुई है। इस मौके पर आप दोनों का एक रोमांटिक सा डांस तो बनता है ना। डोंट वरी, आपका साथ देने के लिए आपके ये दोस्त और भाई है ना, सो लेट अस एंजॉय। इतना कहते ही अर्श ने डीजे वाले को थम्स अप किया और म्यूजिक स्टार्ट होते ही उसने बिना एक सेकेंड गंवाने धरा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। निधान ने धीरे से एक हाथ में जन्नत की हथेली थामी और दूसरे से उसकी कमर पकड़कर खुद से सटा लिया और फिर बड़े ही प्यार से जन्नत की आंखों में देखते हुए अपनी जगह पर थिरकने लगा। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। जहां अहान ने सारवी को तो वही अनाया ने प्रत्यक्ष को नीचे उतरने से पहले ही अपनी तरफ खींच उसके सीने से पीठ लगाए उसकी दोनों हथेली अपने हाथ में कसते हुए, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो साथ हो, फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं फना। अहान ने सारवी का हाथ पकड़ उसे गोल घुमाया और फिर उसे अपने करीब खींच पीछे से बाहों में भरते हुए उसके कान में फुसफुसाए, हीरोइन प्लीज तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें रोजपिटल समझकर तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। इस वक्त सब हमें पता है नवाब साहब, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरे बिना कहे ही तू सब समझ जाती है हीरोइन, लेकिन वो नहीं समझती जो मैं कहना चाहता हूँ। आई नो कि मेरी वजह से तुझे हर्ट हुआ, बट इस शादी को निभाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे कमी ही रह गई। अहान ने मन ही मन खुद से कहा, क्योंकि सारवी से कहने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं कब उसे गुस्सा आ जाए। सारवी उसकी तरफ पलटी और उसकी आंखों में शिद्दत से देखते हुए उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसा। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं फना। इधर प्रत्यक्ष अनाया के हाथ से अपना हाथ छुड़ा नीचे जाने की झूठी कोशिश कर ही रहा था कि अनाया ने उसका कॉलर पकड़ वापस अपनी तरफ खींच लिया। प्रत्यक्ष ने गहरी नजरों से उसे देखा और एक झटके से उसे खुद से दूर कर फिर अपनी तरफ खींच। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। श्रव्या पीछे से निर्मित के कंधे पर हाथ रख उसके गर्दन पर गहरी सांस छोड़ गोल घूमते हुए उसके सीने से आ लगी और फिर अपना चेहरा ऊपर कर एक हाथ उसके गाल पर रख मुस्कुराते हुए, जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हमसफर। तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं फना। अर्श ने माहिरा देव, सिया रुद्र, रूही रुहांश, निर्वी विधान, अव्या और शौर्य को भी शामिल कर लिया। फिर क्या था, स्टेज पर इन सभी कपल्स के बीच जैसे जंग छिड़ गई हो कि कौन सबसे अच्छा डांस करता है। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा के है रात, जितने पास नैनों के काजल,
रूहान ने मिश्का को कमर से पकड़ हल्का सा पीछे की तरफ झुकाया और फिर बड़ी ही फुर्ती से उसे अपने करीब खींच उसके चेहरे को प्यार से छू लिया, जिसे महसूस करते ही मिश्का की आंखें बंद हो गई। जितने पास पास सागर के लहर, उतने पास तू रहना हमसफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। सभी लड़कों ने लड़कियों को खुद से दूर किया, फिर उनका हाथ पकड़ उनके इर्द गिर्द घूमते हुए अपने करीब खींच लिया। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। रात गहराती गई और धीरे धीरे संगीत का ये प्रोग्राम भी खत्म हुआ। मेहमानों के खाने पीने के बाद अब सभी आराम करने वाले थे, क्योंकि कल तो शादी का दिन था और कल भला कहाँ ही किसी को फुर्सत मिलने वाली थी। नाच गाने की वजह से सार्वी इतनी थकी हुई थी कि जल्दीबाजी में उसने साड़ी चेंज किया और एक हल्का सा नाइट गाउन पहन बेड पर लेट गई। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसने चेंज करने के बाद साड़ी अजीब तरीके से वही सोफे पर फेंक दिया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। आहान कमरे में आया तो उसकी नजर गई सीधा बेड पर लेटी सार्वी पर पड़ी, जो बार बार अपना पैर नीचे ऊपर कर रही थी। आहान डोर लॉक कर दबे पांव कमरे में आया, जिससे सार्वी की नींद खराब ना हो। अब उसकी नजर सोफे पर बेतरतीब फैली उसकी साड़ी पर गई, जिसे देख उसने ना में सिर हिलाया और साड़ी अच्छे से फोल्ड करते हुए बड़बड़ाया, लगता है ज्यादा ही थक गई आज। वैसे उस दिन मॉल में ऐसी ही सेम साड़ी रोजपिटल्स ने भी पहनी। ओ गॉड, फिर से वो याद आ गई। नो आहान, उसे याद मत कर, वो तेरी नहीं है। उसकी वजह से ही हीरोइन को इतनी तकलीफ हुई। गहरी सांस लेकर आहान ने खुद को समझाते हुए साड़ी अच्छे से फोल्ड कर साइड में रखा और एक नज़र सार्वी को देख जल्दी से फ्रेश होने चला गया। 5 मिनट बाद ही वो बेड पर बैठ सार्वी के पैरों को हल्के हाथों से मसाज कर रहा था, जिससे अभी तक सार्वी के चेहरे पर जो दर्द की लकीरें आ रही थी वो दूर होती महसूस हुई। आधे घंटे तक आहान उसके पैर को दबाता रहा और फिर वो भी थोड़ी दूरी बनाकर लेट गया। इधर अपने बेड पर लेटी अनाया के आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि इतनी रात गए वो प्रत्यक्ष को कॉल कर रही थी। मजे की बात ये थी कि इतनी रात को प्रत्यक्ष का फोन बिजी जा रहा था, जिसकी वजह से उसके दिल और दिमाग में खलबली मची हुई थी कि वो इतनी रात को किससे बात कर रहा होगा। देखा था उसने पार्किंग में, जब प्रत्यक्ष जा रहा था तो उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसकी गाड़ी में बैठी थी। अनाया कंटिन्यू उसका नंबर डायल करती जा रही थी। आखिरकार उधर से फोन उठाया गया, जिसके बाद अनाया ने ये भी नहीं देखा कि फोन के उस तरफ प्रत्यक्ष है या नहीं। उसने बोलना शुरू कर दिया, वैसे तो पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमकर कहते रहते थे कि मोहब्बत है मोहब्बत है। आज क्या हुआ, इतनी जल्दी नई गर्लफ्रेंड भी बना लिया जो रात 2 बजे तक बात कर रहे हो उससे? कब से कॉल कर रही हो तुम्हें? मेरा नंबर दिख नहीं रहा है या तुम देखना नहीं चाहते? ओ हेली, तुम हो कौन? हाँ, जो प्रत्यक्ष से ऐसे बात कर रही हो? जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी प्रत्यक्ष मेरे साथ बिजी है, तो दोबारा उसे कॉल मत करना। फोन के उस तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनते ही अनाया के होश उड़ गए। उसने जलती निगाहों से फोन को घुरा, जहां अब कॉल कट चुका था। उस लड़की की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। गुस्से में उसकी पकड़ फोन पर कसती जा रही थी। जब उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फोन उठाकर वॉल पर दे मारा। तेरी तो
हिम्मत कैसे हुई इस कनखजूरे की मुझे धोखा देने की। प्यार का नाटक मेरे साथ और बिजी किसी और के साथ है। मिल जाओ तुम एक बार, फिर बताती हूँ तुम्हें अनाया रघुवंशी क्या कर सकती है। उधर मिश्का अलग ही उधेड़बुन में लगी हुई थी। ना चाहते हुए भी उसकी यादों में बसा मोहित का चेहरा धुंधला हो रहा था और उसकी जगह रूहान का हंसता हुआ चेहरा ले रहा था। ये जानते हुए भी कि वो मोहित से प्यार करती है, फिर भी रूहान का उसका इतना केयर करना, यहाँ तक कि कभी भी किसी चीज के लिए भी उसे फोर्स नहीं करता। उसके साथ अकेले होने के बावजूद कभी भी रूहान ने उसे गलत तरीके से छुना तो दूर देखा तक नहीं था। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान ही नजर आया है उसे। मिश्का ने लंबी सांस खींची और उठकर बैठ गई। समय देखा तो 3 बजने वाले थे। ऐसे में वो अकेले बाहर भी नहीं जा सकती थी। कुछ सोच कर उसने रूहान के पास कॉल लगा दिया। ये फोन भी उसे रूहान ने ही गिफ्ट किया था। 2 रिंग के बाद ही रूहान ने कॉल रिसीव भी कर लिया। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? वो क्या आप बाहर आ सकते हैं? तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसे ही कमरे में बेचैनी सी हो रही है तो बाहर आओ, मैं यही हूँ। रूहान ने कहा जो अब मिश्का के दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरअसल रूही ने बड़ी ही चालाकी से रूहान के बगल वाले कमरे में ही मिश्का को शिफ्ट होने को कह दिया था। अगले ही पल दरवाजा खुला और मिश्का ने नजर उठाकर सामने देखा। जहां फोन कान से लगाए रूहान उसे ही देख रहा था, नॉर्मल से लोअर टी शर्ट में भी। वो बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। रूहान ने फोन कट कर जेब में सरकाया और मिश्का का हाथ बड़े ही हक से थाम टेरेस की तरफ बढ़ गया। मिश्का भी आज कोई आर्गुमेंट किए बगैर उसके पीछे चलती जा रही भी। टेरेस पर आते ही रूहान ने उसका हाथ छोड़ा और रेलिंग से पीठ टिकाए दोनों हाथ बांधे उसे देखते हुए बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जानम, जो हो रहा है उसे होने दो। मिश्का दूर कहीं देखते हुए, कितनी अजीब बात है ना साहिब, आपको मुझसे मिले सिर्फ 16-17 दिन हुए, फिर भी आप मुझसे इतना प्यार कर बैठे। और एक मोहित जो मुझे 2 साल से शश उस कमीने के बारे में बात भी मत करो, क्योंकि उसकी वजह से मैं इन खूबसूरत सी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जो यादें तकलीफ के सिवा कुछ ना दे, उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। उसके गाल पर हाथ रख अंगूठे से आंसू साफ करते हुए रूहान ने कहा तो मिश्का बस उसे देखती रह गया। दोनों ही चुप थे, बस उनकी आंखें बात कर रही थी। क्योंकि जो शख्स आपकी खामोशी को भी पढ़ ले वही सच्चा हमसफर होता है। कह के जो बताया जाए तो रिश्ता कैसा मजा तो तब है जब सामने वाला आपकी खामोशी के पीछे छुपे दर्द को भी समझ ले। रूहान की नजरों में अपने लिए इतना प्यार देख मिश्का ने तुरंत चेहरा फेरा और बोली, आपको डर नहीं लगता कि अगर कल को मोहित वापस आ गए तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी हमेशा के लिए? हम लगता है, लेकिन इस बात से नहीं कि तुम मोहित के साथ चली जाओगी, बल्कि इस बात से कि तुम उस गलत लड़के के जाल में फिर ना फंस जाओ। वैसे भी तुमने तो फैसला कर ही लिया है ना कि 14 डेज बाद कोलकाता चली ही जाओगी। रूहान की आवाज में एक दर्द था जिसे मिश्का ने भी महसूस किया। उसने वापस रूहान को देखा और हल्की मुस्कान लिए बोली, आपको तो मुझसे भी बेहतर लड़की मिल सकती है, फिर मैं ही क्यों? तुम्हें भी तो मोहित से बेहतर चाहने वाला कोई मिल सकता है, फिर तुम अभी तक उसके इंतजार में क्यों हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है जानम।
मैंने उस कोठे जैसी गंदी जगह पर पूरे 1 साल 6 महीने 26 दिन बिताए हैं, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता। मिश्का आंखें छोटी छोटी कर बोली। रूहान एकदम संजीदगी से उसकी आंखों में आंखें डाल नहीं पड़ता, क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है और मेरी जानम मेरे लिए वही कमल है। मिश्का तो बस उसे देखती रह गई, लेकिन अब उसने आगे कुछ भी नहीं कहा था। अगली सुबह 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 ही पूरे रिसॉर्ट में गाने की आवाज गूंज रही थी। हालांकि आधे लोग तो पहले ही उठ चुके थे, लेकिन कुछ लोग कल देरी से सोने की वजह से अभी भी नींद में थे। जैसे हमारी सारवी गधे बेचकर आहान के सीने में लगभग घुसी हुई थी। मैडम, मस्त घोड़े और बेचारा आहान जो कब का जाग चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसे डर था कि कहीं उसके हिलने से सारवी की नींद खराब ना हो जाए। वो एकटक उसके आधे दिख रहे चेहरे को देख रहा था, क्योंकि आधा चेहरा तो उसके सीने में छुपा हुआ था ना। लेफ्ट साइड ऊपरी होठ पर बना तिल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता था। इस वक्त आहान की नजरें वही अटकी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आहान आज पहली बार सारवी को इतने नजदीक और बारीकी से देख रहा था। उसके छोटे से नाक में नोजपिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे देखते हुए आहान के होठों पर कब अनायास ही स्माइल आ गई, उसे खुद पता नहीं चला। तभी उसकी नजर सारवी के फड़फड़ाती पलकों पर पड़ी, जिसे देख वो तुरंत एकदम सावधान मुद्रा में आंख बंद करके लेट गया। सारवी ने धीरे से अपनी आंख खोली और समझने की कोशिश करने लगी कि वो है कहाँ, जो उसके कानों में कुछ तेजी से चलने की आवाज आ रही है। धीरे से उसने चेहरा ऊपर किया तो आहान को सोते देख अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि ये और कुछ नहीं, आहान की धड़कनें चल रही है। अगले ही पल वो बड़ी ही फुर्ती से उससे अलग हुई और भागते हुए वॉशरूम में चली गई। आहान तो हैरानी से उसे जाते देखता रह गया। वहीं अंदर सारवी बेसिन के सामने अजीब तरह से मुंह बनाकर खड़ी थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पूरा रिसॉर्ट ऑर्किड, मोगरा और गेंदे के फूलों से सज चुका था। लाल, पीले, नीले और हरे रंग के पर्दों से सीढ़ियों पर बड़ी ही बारीकी से कारीगरी की थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पूरा लॉन रंग बिरंगी झालरों, लाइटों और फूलों से सजाया जा रहा था। बीच में ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया मंडप तैयार हो रहा था, जिसके 3 साइड तो मेहमानों के बैठने के लिए सफेद रंग के सोफे के साथ कुशन रखे गए थे। बाकी एक साइड रिसॉर्ट से लॉन तक और फिर मंडप तक आने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, जिसके दोनों साइड बड़े बड़े शो पीस और कुछ कुछ दूरी पर गोल्डन कलर के रंगों से रंगे मटके रखे गए थे, जिसमें से धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। आज प्रत्यक्ष और निर्मित के साथ उसके मॉम और डैड भी आए थे, क्योंकि शादी में विधान के बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ लोग आने वाले थे। पूरे रिसॉर्ट में ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ गाने की तेज आवाज गूंज रही थी। इन गानों पर ठुमके लगाते श्रव्या, अर्श, धरा और अनाया बड़ी ही मस्ती में झूम रहे थे। उन्हें नाचते देख अपने कमरे की बालकनी में खड़ी जन्नत का दिल बाहर जाने को मचल रहा था, लेकिन ममता जी ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो कमरे से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर इतने मेहमानों के साथ मीडिया वालों का भी जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसे में होने वाली दुल्हन को बाहर सबके बीच घूमते देख न जाने कैसी कैसी बातें सब बनाने लगे। और फिर अभी कुछ ही देर में उसे रेडी करने ब्यूटिशियन आने वाली थी।
इस वक्त वो एक नॉर्मल से कुर्ती और प्लाजो में थी। दोनों हाथों में भरी भरी मेहंदी का रंग तो इतना गहरा आया था कि जैसे निधान बाबू उस पे अपनी जान छिड़कते हो। खैर ममता जी की बात मान बेचारी हमारी नई नवेली दुल्हन बालकनी में ही कमर मटका कर अपने दिल को तसल्ली दे रही थी। लेकिन कोई और भी था जो उसकी इस पागलपंती को देख इरिटेट भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी। वो और कोई नहीं जन्नत के साजन जी थे, जो उसकी बालकनी के जस्ट बगल वाली बालकनी में रेलिंग से पीठ टिकाए उसे ही देख रहा था। लेकिन जन्नत को कहाँ इसके बारे में कहाँ ही पता था कि उसके बगल वाला कमरा ही उसके साजन जी का है। कुछ देर कमर मटकाने के बाद वो मुंह बनाते हुए बोली, क्या फायदा मेरी शादी का जब अपनी शादी में ही मुझे डांस नहीं करने दिया जा रहा है। इससे अच्छा तो गली में जब बप्पा आते हैं तब डांस करने को मिल जाता है। उसकी बड़बड़ाहट सुन निधान ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। गहरी सांस लेकर वो जन्नत की बालकनी की तरफ सरक कर आया और नॉर्मल वे में, साजन जी की सजनी, तुम्हें जब इन लोगों के साथ डांस करना है तो जाकर करो ना, तुम्हें रोका किसने है? पहले तो निधान की आवाज सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई थी, लेकिन अब जैसे ही उसकी मुंडी निधान की तरफ घूमी उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि निधान और उसके बीच बस वो दीवार थी। जन्नत हड़बड़ाते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं साजन जी? कमरा मेरा है तो अपनी बालकनी में भी तो मैं ही रहूंगा ना। तुम ये बताओ, जब तुम्हारा इतना मन है डांस करने का तो जा क्यों नहीं रही हो तुम? कैसे जाओ? मामी धमका कर गई है मुझे, अगर कमरे से बाहर भी निकली तो टांगे तोड़ देंगी मेरी। आज शादी है मेरी, बिना टांगों के कैसे स्टेज पर आपके पास आऊंगी, और सबसे बड़ी बात, फेरे कैसे लूंगी मैं? बस इसीलिए नहीं जा रही मैं। जन्नत ने ये सब इतने दयनीय आवाज में कहा था कि एक पल को निधान को ऐसा लगा कि वो किसी मजबूरी लाचार लड़की के सामने खड़ा हो गया है। उसने तेजी से अपना सिर झटका और सामने खड़ी उस छोटी लड़की को देखा जिसके अंदर भगवान ने मासूमियत और नौटंकी कूट कूट कर भर रखा था। दोनों हाथ बांधे वो गहरी नजरों से जन्नत को देख बोला, अब अगर तुम 3 मिनट के अंदर मुझे वहां उन लोगों के बीच नहीं दिखी तो मामी का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कहते हुए निधान ने नीचे अर्श के साथ डांस करती श्रव्या और अनाया की तरफ इशारा किया। जन्नत का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो आखिर करे क्या। अगर कमरे से बाहर गई तब भी टांगे टूटनी है, और नहीं गई तब भी टांगे टूटनी है। उसे अभी तक खड़े देख निधान भवे उचकाते हुए, सोच लो, अगर नहीं गई तो मैं लंगड़ी दुल्हन से तो शादी हरगिज नहीं करने वाला, क्योंकि टांग तो तुम्हारी टूटेगी ही। नहीं नहीं साजन जी, मैं जा रही हूँ ना। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप नाराज मत होइए, क्योंकि आज हमारी शादी है और शादी के बाद तो हमें वेडिंग नाइट भी मनाना है। आप नाराज हो जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप नाराज मत होइए, मैं आपको एक प्यारी सी पुच्ची दे दूंगी। ओके, अब मैं जाती हूँ। जन्नत तो तेज कदमों से बाहर निकल गई, लेकिन पीछे खड़ा निधान उस नमुनी को जाते देखता रह गया। इधर जन्नत जैसे ही कमरे से बाहर निकली कि सामने से ममता जी आती दिख गई। अरे बेवकूफ, तू बाहर क्यों निकल गई? यहाँ समधन जी के कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, सब तुझे ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे? मामी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी नीचे जाकर
डांस नहीं करूंगी तो साजन जी मेरी टांगे तोड़ देंगे, जन्नत ने आगे बढ़ते हुए कहा। ममता जी माथे पर रखे हाथ रखे हड़बड़ी में उसके पीछे पीछे जाते हुए, अरे सुन तो, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? सब ठीक है ना? आरोही, मीरा, सिया, निर्वी के साथ सब तैयारियां देख रही अनीशा ने जन्नत को ऐसे भागते हुए जाते देख पूछा। जन्नत अपनी सांसों को संभालते हुए उनके पास आई और बड़ी ही मासूमियत से, दादी सासू माँ अब सब ठीक है, क्योंकि मैं समय रहते नीचे जो आ गई और अब साजन जी मेरी टांगे नहीं तोड़ेंगे। किसी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन कोई अभी कुछ पूछता उससे पहले ही ममता जी ने जन्नत का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए बोली, माफ कीजिएगा, ये ऐसे ही आ गई। यहाँ आपके कितने रिश्तेदार आए हुए हैं? और ये रिश्तेदार आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पूरा दिन कमरे में ही बंद रहेगी, इसके भी कुछ सपने हैं अपनी शादी को लेकर। हेवन, तुम्हें डांस करना था ना, जाकर करो। और हाँ, गाना अपनी पसंद का ही चुनना। अभी अभी वहां आए निधान ने एक नजर ममता जी को देखा और फिर उनके हाथ से जन्नत का हाथ छुड़ाते हुए उसे जाने का इशारा कर दिया। बाकी कुछ जन्नत के छोटे से दिमाग के घुसा हो या नहीं, लेकिन ये जरूर कि निधान ने उसे परमिशन दे दी है डांस करने की। अब तो आग लगे मामी की धमकियों और इन मुए रिश्तेदारों को। जन्नत तो भागते हुए वहां बने छोटे से स्टेज पर पहुंच चुकी थी, जहां अर्श पहले ही अपने जलवे बिखेर रहा था। ममता जी ने कुछ कहना चाहा ही था कि अनीशा उनके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, ममता जी, निधान ने ठीक ही तो कहा, बच्ची का डांस करने का मन है तो करने दीजिए। रिश्तेदारों की चार बातों की वजह से बच्ची का दिल क्यों दुखाना, और अपनी ही शादी में हमारी बहू उदास अच्छी नहीं लगती हमें। ममता जी अब कुछ कह ही नहीं पाई। निधान तो वहां से पहले ही निकल गया था। सिया ने मीरा का हाथ मुस्कुराते हुए थाम लिया तो वही आरोही ने भी अपनी बहू माहिरा के गालों को प्यार से छू लिया। ऐसे ही तो रिश्ते बनते हैं, जहां प्यार और सम्मान हो, सभी की इच्छाओं का मान रखा जाए। थोड़ी देर डांस करने के बाद जन्नत वापस कमरे में आ गई थी, क्योंकि अब उसे रेडी जो होना था। हाँ, वो अलग बात थी कि उसे ऐसे नाचते देख कुछ लोगों ने खुसुर फुसुर जरूर की थी, लेकिन उनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अपने कमरे में सोफे पर बैठा निधान बेड पर रखी अपनी शेरवानी देख रहा था, जो अभी अभी निर्वी उसे देकर गई थी। वहीं उसके कमरे में इस वक्त लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ था। अर्श, आहान, प्रत्यक्ष, रूहान, निर्मित सब टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे, जो न जाने कब से उस शेरवानी को देखे जा रहा था। प्रत्यक्ष ने आहान को कुछ इशारा की, जिसे देख आहान झल्लाते हुए, अमा यार, अगर ये शेरवानी तुम्हें नहीं पसंद थी तो पहले ही बता दिया होता। अब उसे नजरों से ही क्यों भस्म करने पर तुले हो? हम सबको भी तैयार होना है, और तुम हो कि बस शेरवानी को घूरे ही जा रहे हो। साले ने दिमाग खराब कर दिया है आधे घंटे से। आखिरी लाइन आहान ने भले ही धीमे कही हो, लेकिन अब निधान, रूहान और अर्श की घूरती नजरें खुद पर देख वो तुरंत बेड से उतर कर 2 कदम पीछे हो गया और लड़खड़ाती जुबान से, ऐसे ऐसे का क्या देख रहे हो? साला ही तो है ये मेरी बीवी का भाई। आहान के बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि तब तक अर्श और रूहान ने उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर धकेल दिया था, और उसके बाद तीनों सालों ने मिलकर जीजे उर्फ आहान
बाबू की जो सुताई की ये तो आहान बाबू ही जाने। करीब 1 घंटे बाद 5 बजने को थे और अब क्रीम कलर की शेरवानी पहने निधान आईने में खड़ा खुद को देख रहा था। पैरों में मोजड़ी, एक साइड कंधे पर मैरून रंग का बहुत ही स्टाइलिश दुपट्टा लिए वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। निर्वी और अनीशा के साथ सपना जी तो उसकी बलैया लेते नहीं थक रही थी। यही हाल निधि का था अपने एकलौते नाती को दूल्हे के लिबास में देख जहां कबीर का सीना चौड़ा हो चला था, तो वहीं निधि का मन नाचने का कर रहा था। सिया और रूही का तो कहना ही क्या, आफ्टर ऑल निधान उनका भी तो बेटा था। मासी तो माँ जैसी होती ही है। वहीं अनाया, सारवी और श्रव्या तो निधान के इर्द गिर्द ही खड़ी जन्नत के नाम से उसे छेड़े जा रही थी। जिस तरह से उसने सबके सामने जन्नत को हैवन कहा था, ये बात अब तक सबके कानों तक पहुंच गई थी। रस्म के अनुसार निधान को सेहरा पहनने का काम आहान करने वाला था, जो कि उसका जीजा था। आहान ने अपनी हेल्प के लिए प्रत्यक्ष और निर्मित को भी बुला लिया था। जाने अनजाने में इस वक्त निधान के तीनों जीजे उसे तैयार करने में लग गए। अनाया ने प्रत्यक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रत्यक्ष ने इस बार भी उसे इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से अनाया उसे खा जाने वाली नजरी से घूर रही थी। खैर, निधान तो एकदम दूल्हा बना रेडी हो चुका था। अब सभी लेडीज जन्नत के कमरे की तरफ बढ़ गई। हालांकि वहां पहले ही ममता जी, सिया, माहिरा, मीरा, प्रियंका जी के साथ धरा और मिश्का मौजूद थी। सुर्ख लाल जोड़े में सजी जन्नत इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके आगे आज स्वर्ग लोक से उतरी अप्सरा भी फेल थी। लाल रंग का दुपट्टा उसके कंधे से लेकर पीछे कमर पर टक किया गया था। सिर पर दूसरी चुन्नी, जिसपे गोल्डन तारों से बहुत ही एलिगेंट तरीके से कारीगरी करके फ्लावर और छोटे छोटे बूटे बनाए गए थे। फिलहाल इस वक्त ये बताना मुश्किल लग रहा था कि उस लहंगे ने जन्नत की खूबसूरती को बढ़ाया है या फिर जन्नत ने उसे पहनकर उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया था। कानों में बड़े बड़े झुमके, नाक में नथनी, माथे पर मांगटिका, होठों पर न्यूड शेड, गले में रानी हार से लेकर छोटे बड़े और भी खूबसूरत नेकलेस, मेहंदी लगे हाथों में भरी भरी चूड़ियां। कुल मिलाकर आज जन्नत पूरे 16 श्रृंगार में तैयार हो चुका थी। जहां निधि ने तुरंत उसे काला टिका लगाया, तो वहीं अनीशा ने नोटों से भरा बंडल उसके सिर पर वार कर अभी अभी वहां जूस सर्व करने आए वेटर को दे दिया। निर्वी ने तो अपनी बहू के माथे को प्यार से चूम कर उसे ढेरी आशीर्वाद दे डाला था। सारवी ने आज ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जो प्रियंका जी उसके लिए लाई थी। उसके गोरे रंग पर वो साड़ी इतना जंच रहा था कि हर कोई उसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हट पा रहा था। यहाँ तक हमारे आहान बाबू की नजर रह रहकर उसकी तरफ ही उठ रही थी। लेकिन मजाल हो जो सारवी ने नजर घुमाकर भी उसे देखा हो, वो नाराज थी आहान से, साथ ही साथ अंदर से बहुत ही हर्ट भी, ये सोचकर कि बस आज की रात, उसके बाद कल वो रुद्र से डिवोर्स के बारे में बात करने वाली है। चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाए वो सबके बीच खड़ी थी। आहान ने भी उसके साड़ी से मैचिंग ग्रीन कलर के कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट पहन रखा था। इसमें दो राय नहीं था कि आहान बेहद हैंडसम और गुड पर्सनैलिटी का मालिक था। हल्की हल्की बियर्ड और माथे पर आते बिखरे बाल, उफ। सारवी का तो छोड़ो, किसी भी लड़की का दिल आ जाए उस पर, भई ऐसे ही थोड़ी हमारी हीरोइन उस पर जान छिड़कती है। मिश्का और धरा ने भी एक बेहद खूबसूरत सा लहंगा कैरी कर रखा था। हमेशा जीन्स और लोवर टी शर्ट पहनने वाली धरा को यूं
लहंगे में देख हमारे छोटे रघुवंशी का तो दिल ही उछलकर बाहर आने को हो गया था। हालांकि इससे पहले भी संगीत में उसने साड़ी पहना था और कभी कभार प्लाजो सूट भी, लेकिन आज लहंगे में वो कहर ढा रही थी। मिश्का का तो कहना ही क्या। पर्पल कलर के लहंगे में उसकी खूबसूरती को जैसे चार चांद लग गया था। उसने ज्यादा हैवी मेकअप नहीं किया था, बस कानों में बड़ा सा झुमका जिनकी लड़ियां पीछे उसके बालों में लगी हुई थी। होठों पर बेहद हल्का सा पिंक लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी, बस इतने में ही वो रूहान की धड़कनें बढ़ा गई थी। अनाया और श्रव्या ने भी बेहद प्यारा सा लहंगा पहना था। जहां श्रव्या ने ब्लैक कलर का तो वही अनाया ने रेड कलर का लहंगा पहना था। कुल मिलाकर आज सब एक से बढ़कर एक लग रही थी। रह रहकर निर्मित की नजरें भी श्रव्या पर ठहर जा रही थी। उसने खुद को उसे देखने से कितना रोका, लेकिन मजाल हो कि दिल और नजर ने उसकी बात मानी हो। प्रत्यक्ष जी भी चोरी छुपे अपनी एंग्री बर्ड को यूं परेशान देख मजे ले रहे थे। परेशानी से जब अनाया की नजर एकाएक उसकी तरफ उठती, उसे देख प्रत्यक्ष को ऐसा लगता जैसे तपती धरा पर बारिश की हल्की सी फुहार पड़ गई हो। हंसी खुशी के इस खूबसूरत से माहौल में बारात निकलने का शुभ मुहूर्त भी नजदीक आ गया, जिसे देख अब सभी महिलाएं निधान के कमरे में आ गई, जहां पहले से ही विधान रूहांश और अर्जुन जी के साथ शिवाय राजवीर, कबीर, रुद्र और आरव मौजूद थे। अनीशा ने निर्वी को आरती की थाली पकड़ाया और निधान को तिलक लगाने को कहा। मुस्कुराते हुए निर्वी ने थाली पकड़ तो ली, लेकिन फिर उस थाली को सपना जी के हाथ में देते हुए बोली, दादी माँ अपने परपोते को तिलक लगाइए, क्योंकि ये हक आपका है। मुझे बस आज अपने बेटे की शादी में जमकर नाचना है। उसकी बात सुन कबीर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, वहीं निधि की आंखें भर आई। अपनी झल्ली सी बच्ची को आज पूरी तरह से गृहस्थी में रमा हुआ देख वो कितनी खुश थी, ये उसके चेहरे पर झलक रहा था। मुस्कुराते हुए आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो निधि उसकी तरफ देखने लगी, जिसे देख आरोही ने पलके झपका दिया। विधान तो बड़े ही प्यार से अपनी बेबी गर्ल को देख रहा था। सपना जी ने निधान के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया और पास खड़े अर्जुन की सामने हथेली फैलाए, एजी पैसे दीजिए तो अपने बच्चे की नजर उतारनी है। अर्जुन जी ने मुस्कुराते हुए छड़ी संभाली और अपने कुर्ते के जेब से नोटों का बंडल निकाल सपना जी के हथेली पर रख दिया। घोड़ी पर सवार दूल्हे राजा बारात लेकर निकल चुके थे। ढोल नगाड़ों के साथ तेज आवाज में बजते गाने पर सब ऐसे झूम रहे थे जैसे फिर ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं। अर्श और श्रव्या ये दोनों तो जैसे ऑलमोस्ट नाच कर पागल ही हो जाने वाले थे। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात गाना पूरे जोरों शोरों से बज रहा था। आज तो राजवीर, कबीर, रूहांश, विधान, विराज, शौर्य सब उम्र को पीछे छोड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे इनके जवानी के दिन हो। इतना ही नहीं, निधि, आरोही, सिया, माहिरा, निर्वी, अनीशा, अव्या सब पूरा टक्कर दे रही थी इन्हें। मीरा तो मुंह फुलाए वीर को घूर रही थी, जिसने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था ताकि वो सबके बीच जाकर डांस ना करे, क्योंकि इस उम्र में उसका डांस करना मतलब वीर के लिए परेशानी, क्योंकि मीरा तो डांस कर लेगी, लेकिन जब उसके घुटनों और कमर में दर्द होगा तब बेचारे वीर को परेशान होना पड़ेगा। वीर जी प्लीज छोड़ दीजिए ना, देखिए सब लोग तो डांस कर रहे हैं, हमें भी करने दीजिए, बस थोड़ा सा ही करेंगे प्लीज। मीरा अब तक गुस्सा करके वीर को
मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसने ब्रह्मास्त्र यानी अपनी मासूमियत दिखाकर वीर को कन्विंस करने की कोशिश करने लगी। वीर ने टेढ़ी नजरों से उसे देखा और बोला, बीवी, मैं तुम्हारी मासूमियत में नहीं आना वाला, क्योंकि अगर तुम्हें जाने दिया फिर पूरी रात मुझे तुम्हारे पैरों की मालिश करनी पड़ेगी। इसलिए चुपचाप खड़ी रहो और सबके डांस देखो। मीरा का मुंह अब रोने जैसा हो गया था। इधर अर्श के साथ झूमते अहान की नजर सारवी पर गई, जो साइड में खड़ी सबको देख खुश हो रही थी। तुम भी डांस करो ना, सब कर रहे हैं और एक्चुअली हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए हमसे नहीं होगा। आप जाइए ना, सबके साथ एंजॉय करिए। सारवी ने एक नजर उसे देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, जिसे सुनते ही अहान चेहरे पर फिक्र और घबराहट लिए उसके माथे और चेहरे को छूते हुए, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या इतनी नाराजगी बढ़ गई तुम्हारी कि अब तुम मुझे कुछ बताओगी भी नहीं? हीरोइन, कुछ बोलो भी, सिर में दर्द है या फिर कुछ और प्रॉब्लम? कुछ बोलो बेटा, क्या हुआ है? उसे पैनिक करते देख सारवी तो बस उसे देखती रह गई। उसके लिए समझना मुश्किल हो रहा था कि अहान उसकी फिक्र दोस्त होने की वजह से कर रहा है या फिर पत्नी की वजह से। उसे एक बार फिर याद आया कि अहान के दिल में तो रोजपिटल्स है, जिसे याद करते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने अहान का हाथ अपने चेहरे से हटाया और फीकेपन से मुस्कुराते हुए, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है नवाब साहब, हम ठीक है, और वैसे भी आई थिंक आपको हमारे बारे में नहीं, अपनी रोजपिटल्स के बारे में सोचना चाहिए। ये अचानक रोजपिटल्स हमारे बीच में कहाँ से आ गई? और तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ तुम्हारे लिए? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अहान ने हल्की नाराजगी और गुस्से के मिले जुले भाव से कहा, क्योंकि कहीं न कहीं सारवी की इग्नोरेंस उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही सारवी उसकी आंखों से आंखें डाल, आपके रोजपिटल्स को हमारे बीच में हमने नहीं, आप लेकर आए हैं नवाब साहब, और सच बताएं तो हमें इससे प्रॉब्लम भी नहीं है। आप उससे प्यार करते हैं और क्या पता मिलने के बाद उसे भी आपसे प्यार हो जाए, फिर हम तो कहीं रहेंगे ही नहीं। बस इसलिए हम कह रहे हैं, आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सांसें चल रही है हमारी अभी। रही बात आपको इग्नोर करने की, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कस के अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी, क्योंकि सबके सामने वो तमाशा नहीं करना चाहता था। एक तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारवी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो कुछ कहने जा ही रहा था कि श्रव्या ने पीछे से आवाज दिया, दी जीजू आइए ना, आप दोनों वहां क्या कर रहे हैं? सारवी तो तुरंत श्रव्या की तरफ बढ़ गई, लेकिन अहान अभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इधर सारवी श्रव्या के साथ सबके बीच आ गई। नाच गाने के साथ घोड़ी पर बैठा निधान निर्वी को देख रहा था, जो मस्त होकर अर्श के साथ ठुमके लगा रही थी। उसे देख निधान के होठों पर स्माइल आ गई। अचानक से गाना चेंज हुआ और अब नागिन धुन बजा, जिसे सुनते ही अर्श के साथ प्रत्यक्ष रूहान श्रव्या धरा माहिरा के अंदर, जैसे सच में नागिन की आत्मा घुस गई हो। जहां अर्श दोनों हाथ ऊपर कर नागिन की तरह बल खाते हुए कमर मटका रहा था, तो वही प्रत्यक्ष अपना है कि निकाल एक सिरा मुंह में दबाए, दूसरा दोनों हाथों से पकड़ बिन की तरह घुमाए जा रहा था।
खैर, नाच गाने का कार्यक्रम तो खत्म नहीं होने वाला था, इसलिए आरव, शिवाय और मनीष जी ने आगे की रस्म के लिए निधान को घोड़ी पर से उतारा, जिसके बाद ममता जी ने उसकी आरती के बाद तिलक लगाया और निधान बाबू को स्टेज की तरफ ले जाया गया। इधर अब सभी लड़कियां जन्नत को लेने चली गई। सभी मेहमानों को जूस के साथ ड्रिंक सर्व किया जा रहा था। 10 मिनट के बाद ही सारवी, मिश्का, अनाया, धरा, श्रव्या, सिया, रूही के साथ माहिरा, अव्या, इन सबके बीच घिरी लाल सुर्ख जोड़े में लिपटी जन्नत धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। चलते हुए उसके पायल की रुनझुन का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे उसके कदम स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी धड़कनों की लय बढ़ती जा रही थी। अजीब सी फीलिंग्स, अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। ये एहसास, सब कुछ उसे बहुत ही अच्छा और नया नया सा लग रहा था। यही हाल निधान का भी था। उस लाल जोड़े में लिपटी जन्नत एकदम कांच की गुड़िया लग रही थी। जन्नत स्टेज के सामने आकर खड़ी हुई और उसने धीरे से पलके उठाकर सामने देखा, जहां निधान उसे ही देख रहा था। उसे शेरवानी में देख जन्नत के होठों पर स्माइल आ गई, जिसे छुपाने के लिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। निधान ने उसके सामने हथेली बढ़ाई, जिसे देख जन्नत ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बस इसी वक्त उन दोनों के ऊपर गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। श्रव्या और अनाया ने मुस्कुराते हुए दोनों को वरमाला पकड़ाया। अनीशा के कहने पर जन्नत ने निधान के गले में वरमाला डाल दिया, जिसके बाद निधान ने भी उसे देखते हुए उसके गले में वरमाला पहना दिया। अब तो हूटिंग और क्लैपिंग की आवाज पूरे रिसॉर्ट में गूंजी गई। कैमरामैन तो दोनों की फोटोज क्लिक करने में लगा हुआ था, तो वहीं मीडिया वाले एक एक मूवमेंट कवर कर रहे थे। प्रत्यक्ष के साथ आहान भी स्टेज पर ही था, लेकिन अब उसका मूड खराब हो चुका था। वरमाला के बाद फोटो सेशन शुरू हो गया, जिसे देख सब उसमें बिजी हो गए। अनाया ने प्रत्यक्ष का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दूसरी साइड ले आई, जहां रोशनी कम था। वहीं प्रत्यक्ष के होठों पर लंबी स्माइल थी, जैसे जो वो चाहता था वैसा ही हो रहा है। अनाया ने उसका हाथ छोड़ो, लेकिन अगले ही पल उसके सीने पर दोनों हाथ रख उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। क्या? हाँ, समझ क्या रखा है तुमने मुझे? कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, सुधार लो इसे। पहले तो मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते रहते थे जैसे तुम्हें और कोई काम ही नहीं है, और अब रात रात भर बिजी रहा जा रहा है। कौन थी वो लड़की? प्रत्यक्ष अपनी हंसी दबाते हुए, कौन लड़की? अब तो अनाया के गुस्से को जैसे हवा मिल गई हो, उसने तुरंत प्रत्यक्ष को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ झुकाया और बिना कुछ सोचे समझे उसके होठों को कैद कर लिया। प्रत्यक्ष का दिल इस वक्त अब भई अंधा क्या चाहे, दो आंख गार्डन गार्डन हो गया। उसने भी बिना एक सेकंड की देरी किए उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रखा, और जैसे ही उसे रिस्पांस देने को हुआ कि अनाया एक झटके से उससे अलग हो गई। प्रत्यक्ष का तो मोये मोये हो गया। अनाया चेहरे पर डेविल स्माइल लिए। अनाया रघुवंशी तो अपनी यूज की हुई ड्रेस किसी के साथ शेयर नहीं करती। फिर तुम्हें तो मैंने अपने मुंह लगाया है, इसलिए बी केयरफुल। और हाँ, उस लड़की को बोल देना, अनाया रघुवंशी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। कहते हुए अनाया ने आइविंग की और अपना लहंगा संभाले वहां से चली गई। प्रत्यक्ष तो हैरान था कि उसे पता कैसे चला कि उस लड़की ने झूठ बोला था कि वो उसके साथ है।
इधर अनाया ने एक नज़र निर्मित को देखा जो साइड में खड़ा किसी से बात कर रहा था। वी मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ चली गई। दरअसल उस लड़की से बात करने के बाद अनाया ने श्रव्या के फोन से निर्मित के पास कॉल किया था। पहले तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया, फिर दोबारा करने पर कर श्रव्या की जगह पर अनाया की आवाज सुन वो भी हैरान था। अनाया ने बिना किसी लागलपेट के अभी उस लड़की ने जो कुछ भी कहा सब कह दिया। लेकिन जब निर्मित ने बताया कि प्रत्यक्ष अपने कमरे में है और जिस लड़की से उसने बात की थी वो और कोई नहीं बल्कि प्रत्यक्ष खुद था, क्योंकि वो बड़ी ही आसानी से लड़कियों की आवाज निकाल सबको बेवकूफ बना देता था। तब जाकर अनाया के दिल को ठंडक मिली। इधर वरमाला के बाद निधान और जन्नत को मंडप में बिठाया गया, जहां पंडित जी ने कहेनुसार गठबंधन फेरे और मंगलसूत्र पहनाने के बाद निधान ने उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया। सब होते होते सुबह के 4 बजने को हो गए थे। सपना जी, अर्जुन जी, शिखा जी, अशोक जी, जिया जी, हर्ष जी के साथ आशीष और वंदना जी रेस्ट करने चले गए थे। सबसे पीछे वाले सोफे पर बैठी सारवी बैठे बैठे ही सो गई थी। आहान भले ही उससे नाराज था, फिर भी उसका ध्यान शादी के दौरान उसी पर था। लेकिन थोड़ी देर पहले ही वो प्रतीक जी को उनके कमरे में छोड़ने चला गया था और इतनी देर में ही सारवी को नींद आ गई थी। रुद्र, जो इधर उधर नजर दौड़ाए सिया को ढूंढ रहा था, उसकी नजर सारवी पर गई, जिसे देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। सबसे पहले तो उसने आसपास आहान को ढूंढा, जो कि वहां था ही नहीं। ये लड़का इतना केपरलेस कैसे हो सकता है? बड़बड़ाते हुए रुद्र ने सारवी को बड़े ही आराम से गोद में उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। प्रतीक जी को कमरे में छोड़कर आहान वहां आया सारवी को अपनी जगह पर ना देख उसे लगा शायद वो कमरे में चली गई होगी। उधर नींद से बोझिल आंखें लिए मिश्का अपने कमरे में जा ही रही थी कि रूहान ने उसका हाथ पकड़ पिलर के पीछे खींच लिया। मिश्का की नींद तो जैसे फुर्र हो गई। वो आंखें बड़ी बड़ी कर घबराते हुए, क्या क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। शश शश शश। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? जानम, रूहान की आवाज में न जाने कैसी कशिश थी कि जो मिश्का अभी तक उससे छूटने को मचल रही थी, अब एकदम स्थिर हो उसकी आंखों में देखने लगी। उसके बिना कुछ कहे ही रूहान को अपना जवाब मिल गया था। वो मुस्कुराया और अपना हाथ मिश्का के पीठ पर ले गया। उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस करते ही मिश्का की आंखें बड़ी हो गई। साथ ही साथ उसकी पकड़ रूहान के सीने पर कस गई। इस वक्त रूहान उसके इतने करीब था कि उसकी सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। जैसे ही रूहान की उंगलियां उसके ब्लाउज की डोरियों में उलझी, मिश्का की सांसें गहरी हो गई। उसने कस के अपनी आंखें मींच ली, जैसे वो रूहान का सामना ही नहीं करना चाहती हो। रूहान की नजर उसके चेहरे पर ही थी। माथे पर छलक आए पसीने की बूंदे साफ कह रहे थे कि भले ही मिश्का को उस पे भरोसा हो, लेकिन कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा था। मंडप में पंडित जी ने जैसे ही कहा शादी संपन्न हुई। नींद में गोते लगाती जन्नत को थोड़ी तसल्ली मिली कि अब उसे थोड़ी देर सोने दिया जाएगा। उसने पलके उठाकर निधान को देखा और धीरे से बोली, साजन जी, अब मैं थोड़ी देर सो जाओ। नींद से भरी आंखें, माथे पर बिखरा सिंदूर, जिनके कुछ छींटे नाक पर भी थे। नाक में पहनी वो बड़ी सी नथनी जो बोलने पर हिल रही थी। गले में बड़ा सा मंगलसूत्र,
निधान तो बस उसे देखता ही रह गया। ऐसा नहीं था कि जन्नत पहले खूबसूरत नहीं थी। पहले भी वो खूबसूरत थी, लेकिन अब उसक खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। उसे देखते हुए ही निधान ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोल, बस थोड़ी देर और। जन्नत का मुंह बन गया। दोनों ने वो सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद अनीशा ने उन्हें थोड़ी देर आराम करने को भेज दिया। उधर रुद्र ने जैसे ही सारवी को बेड पर सुलाया कि सारवी की आंखें खुल गई, जिसे देख रुद्र उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए वहीं बैठ गया और बोला, सब ठीक है ना बच्चा, तुम ऐसे बाहर क्यों सो गई थी? और वो आहान तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ घूम रहा है? सारवी बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई, क्योंकि पता नहीं क्यों इस वक्त उसे रोना आ रहा था। पहले तो रुद्र हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, सरू बच्चे डैड को बताओ क्या हुआ है? आहान ने कुछ कहा? तुमसे कुछ नहीं डैड, सब ठीक है। और नवाब साहब ने भी कुछ नहीं कहा है, पर क्या हम कुछ दिन सिंघानिया मेंसन आकर रह सकते हैं? हमें घुटन हो रही है डैड, प्लीज हमें अपने साथ ले चलिए। सारवी बुरी तरह से रोते हुए बोली, जिसे सुनते ही रुद्र के होश उड़ गए। सारवी ने भले ही कह दिया था कि सब ठीक है, लेकिन रुद्र को कहीं न कहीं डाउट हो गया था कि सारवी और आहान के बीच कुछ ठीक नहीं है।